वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 321। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, ठीक है, और उसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल होंगे। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 321 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। बताइए किसके राज्यकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था? इसका उत्तर है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कल्याण मंडप की रचना विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण शैली का विशिष्ट अभिलक्षण है। इसमें दैवीय विवाह का आयोजन किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी सिविल सेवा में एक प्रश्न बनता है, स्टेट पीसीएस में भी बनते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस एक शिलालेख के अनुसार जब हुमायूं चौसा की लड़ाई से भाग रहा था तो उसने सारनाथ में शरण ली? कौन सा शिलालेख या अभिलेख यह बताता है? देखिए, ऐसा बताता है चौखंडी स्तूप, ऑप्शन नंबर ए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1834 और 1836 के बीच एक मठ और मंदिर के साथ साथ धमेक, धर्मराज का और चौखंडी स्तूपों की खुदाई की। और चौखंडी स्तूप के एक शिलालेख के अनुसार जब हुमायूं चौसा की लड़ाई से भाग रहा था तो उसने सारनाथ में शरण ली थी। देखिए, अभी हाल ही में यूपी SSC पैट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हिस्ट्री के बड़े ही बेकार सवाल पूछे गए, ठीक है, बिना सर पैर के। एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूपीपीएससी या यूपी के एग्ज़ाम का इतिहास रहा है कि हिस्ट्री के बड़े ही बेकार सवाल पूछे जाते हैं यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। पेपर को टफ करने के चक्कर में बहुत ही बेकार प्रश्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और जिन एग्ज़ाम में केवल एक ही पेपर होता है उसमें तो ज़्यादा ही टफ होता है। इतने ख़राब सवाल कभी पीसीएस में नहीं पूछे जाएंगे, आरओ में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दो दो तीन तीन पढ़ा हुए हैं। लेकिन जिसमें एक ही पेपर होता है तो बिल्कुल बेकार सवाल। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, बोरोबदूर का मंदिर किसे समर्पित है? बोरोबदूर का मंदिर समर्पित है बुद्ध को, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। शैलेंद्र शासकों ने सुमात्रा के निकट पालेमबाग में अपनी राजधानी बनाई, जो पहले से ही संस्कृत व बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान केंद्र था। इन्होंने बोरोबदूर में बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बनवाया, तो बुद्ध सही है। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? शिशुपाल वध एक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष ने विशाख दत्त की रचना की। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, भारवी भी नहीं है, माघ है इसका उत्तर, बी। देखिए, भारवी ने रचना की है किरातार्जुनीयम की, ठीक है, जो कि एक महाकाव्य है। और माघ ने शिशुपाल वध की रचना की है, महाकाव्य है। कालिदास ने कई नाटकों की रचना की, जिसमें कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास से पहले एक रचनाकार हुए जिनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष बौद्ध विद्वान थे ये, जिन्होंने बुद्ध चरित और सौंदरानंद जैसे काव्य की रचना की। इम्पोर्टेंट है, अश्वघोष कई बार बुद्ध चरित पूछी गई है एग्जाम में, और सौंदरानंद भी इन्हीं की याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कवच टक्कर रोधी सुविधाओं से युक्त एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है।
इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में बड़ी भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई, उसके बाद से इस तरह की जो प्रणालियां हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ट्रेन में खासकर। ठीक है, एक तरह से रेडियो सिग्नल प्रणाली है ये कवच, लेकिन DRDO ने नहीं बनाया है इसको। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है केवल, तो केवल एक ही इसका आंसर होगा। देखिए कवच है क्या। कवच जो है वो ट्रेन कवच टक्कररोधी सुविधाओं से युक्त एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है, तो पहला वाला सही है। सीधे शब्दों में कहें तो यह मौजूदा सिग्नल सिस्टम पर निगरानी करने वाले की भूमिका निभाता है। यानी अगर रेड सिग्नल इग्नोर कर देता है लोको पायलट, तो ये जो प्रणाली है वो ट्रेन की गति को धीमा कर देगी। ठीक है, स्वचालित ही ट्रेन की गति जो है वो धीमी हो जाएगी, या ट्रेन किसी सिग्नल से क्रॉस करेगी तो हॉर्न बजने लगेंगे, या सामने से एक और ट्रेन आ रही है, खड़ी ट्रेन की टक्कर, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे रुक जाएंगी। जो महंगी गाड़ियां होती हैं उनमें ये होती है प्रणाली, जैसे ऑडी हो गई, BMW हो गई। देखिए इसे भारतीय रेलवे अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा विकसित किया गया है, न कि DRDO। भारतीय रेलवे अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन, और 2012 से लगा पड़ा है वो, और 10 साल अब 22 में ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, 10 साल लग गए इसमें, तो दूसरा वाला गलत है, DRDO वहाँ लिखा था। कवच का उद्देश्य है लोको पायलट को उस स्थिति में सचेत करना जब वह लाल सिग्नल देखने में विफल रहता है और रुकने के बजाय सिग्नल को पार कर जाता है। ठीक है, इससे होगा क्या, उसी ट्रेन पे कोई सामने से ट्रेन आ रही होगी, कोई मालगाड़ी आएगी, उसमें ठुक जाएगी, खड़ी ट्रेन में टक्कर हो जाएगी। ठीक है, ये सारा जो है वो रेडियो सिग्नल से खुद ही स्वचालित कार्य करता है। नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में वैगई बांध चर्चा में है, किस राज्य में स्थित है ये? राज्य पूछा है, वैगई नदी पूछ लेता तो वैगई रिवर ही होती। यह है तमिलनाडु का, डी है इसका आंसर। देखिए इसका निर्माण तमिलनाडु के थेनी जिला में अंडीपट्टी के पास वैगई नदी पर किया गया है, और इसे 1959 में बनाया गया था, और इसे अक्सर क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 111 फीट है और इसमें 71 फीट पानी जमा हो सकता है। इसे मुख्य रूप से मदुरई जिले और डिंडीगुल जिले में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ मदुरई और अंडीपट्टी के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में क्लाई यूचेवस्काय ज्वालामुखी चर्चा में है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, जापान। यह है रूस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर क्लाई यूचेवस्काय ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। क्लाई यूचेवस्काय ज्वालामुखी के बारे में अगर जानें तो यह कमचटका के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है। यह 4750 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो में से एक है, और ज्वालामुखी में एक केंद्रीय क्रेटर के साथ एक छोटा शंकु होता है, और यह एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। हाल ही में दयापार पवन परियोजना खबरों में है, यह पवन परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए दयापार पवन परियोजना है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। यह गुजरात के कच्छ के दयापार में 50 मेगावाट की पवन परियोजना है। मंकी पॉक्स वायरस के संबंध में दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स एक वायरल बीमारी है। मंकी पॉक्स को एम पॉक्स जो नाम दिया WHO ने दिया है। देखिए मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स वायरस जीनस आर्थ्रोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति के कारण होती है।
एम पॉक्स का पहला मानव मामला डेनमार्क में 9 महीने के एक लड़के का था। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि एम पॉक्स का जो पहला मामला देखा गया था वो अफ्रीका में देखा गया था, कांगो गणराज्य में। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं, तो केवल एक ही सही है यहाँ पर। देखिए, एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस की एक प्रजाति के कारण होती है। ये सही है। और इससे दर्दनाक दाने, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और बुखार हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस की खोज डेनमार्क में हुई थी 1958 में। ठीक है, अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों में की गई थी। लेकिन एमपॉक्स का जो पहला मानव मामला सामने आया था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1970 में एक 9 महीने के लड़के में देखा गया था। ठीक है, तो चीज़ें दोनों अलग अलग हैं। डेनमार्क में बंदरों में उसकी खोज हुई, पहला मामला इंसानों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के 9 महीने के बच्चे में 1970 में। दसवां प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र में आपूर्ति का नियम क्या है? आपूर्ति यानी सप्लाई। जैसे जैसे कीमतें घटती हैं आपूर्ति की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे कीमतें घटती हैं आपूर्ति की मात्रा स्थिर रहती है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं आपूर्ति की मात्रा घट जाती है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं आपूर्ति की मात्रा बढ़ती है, यानी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर कीमतें घटेंगी तो आपूर्ति की मात्रा स्थिर, सप्लाई स्थिर तो नहीं रहेगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, ए है इसका आंसर। और एक प्रश्न इस कुछ अलग से भी पूछते हैं दूसरी तरह से, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उसकी महंगाई पर, मतलब उसकी जो कीमत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। देखिए, आपूर्ति के नियम के अनुसार बाकी सब समान होने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि से उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी, यानी सप्लाई बढ़ेगी उसकी। और यह संबंध अर्थशास्त्र में बुनियादी आपूर्ति और मांग की गतिशीलता को दर्शाता है। एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय स्थापत्य की द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और इस शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। चोल काल में इस शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया था और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। एक ही प्रश्न में 3 3 4 4 सवाल पूछ लिए। अच्छा, उत्तर देना है इसका कि इनमें से कोई एक सही हो सकता है, इनमें से कोई दो सही हो सकता है। कौन सा सही हो सकता है ये नहीं बता, कोई 3 सही हो सकते हैं, सभी चारों सही हो सकते हैं। तो द्रविड़ शैली से रिलेटेड है ये प्रश्न। मंदिर रचना की भारत में 3 शैलियाँ, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में, पहला स्टेटमेंट सही है। इस शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं, ये भी ठीक है। और चोल काल में इस शैली यानी किस शैली, द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया था, सी भी सही है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये भी सही। तो सारे के सारे सही हैं, सभी चारों। डी है इसका आंसर। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, तो पहला करेक्ट है। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं, दूसरा वाला सही है। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया और चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की तथा विजयनगर काल के बाद यह ह्रासमान हुई। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया, तो तीसरा वाला सही है। देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है, तो चौथा सही है। और द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण हैं
मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, रंगनाथ मंदिर श्रीरंग तमिलनाडु का, और रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है, बताइए। इनमें से किसी एक शैली में निर्मित है वो, नागर शैली, वेसर शैली या द्रविड़ शैली। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर है ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में। नागर शैली के अंतर्गत उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली विकसित हुई। वास्तव में उत्तर भारत में विशाल व अलंकृत मंदिरों का निर्माण नागर शैली के विकास के साथ ही हुआ। ठीक है, उत्तर भारतीय शैली या नागर शैली, मध्य भारत की वेसर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उड़ीसा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, मध्य प्रदेश खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की शैली नहीं है। चतुरंग, टप्पा, घूमर, होरी। भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत की शैली है होरी, टप्पा, चतुरंग। जो नहीं है वो है घूमर। देखिए वर्तमान में प्रचलित कुछ प्रमुख शैलियाँ, ध्रुपद, धमर, होरी ऑप्शन में था, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 प्रमुख शैलियाँ, तो सी करेक्ट है। नीतिसार के कृतिकार हैं या रचनाकार हैं कौन है, विशाख दत्त, कामदक, कौटिल्य, पतंजलि। अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना, कामदक हो जाएगा डी। देखिए यह कीर्ति, यह कृतिकार, रचनाकार कह लो, पर्यायवाची है, सिनोनियम है। पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य, बहुत पूछी गई एग्जाम में। विशाख दत्त की रचना का नाम है मुद्रा राक्षस, बहुत पूछी गई एग्जाम में। कौटिल्य सबके फेवरेट, रचना का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, या विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। और नीति शास्त्र रचना है कामदक की, डी है इसका आंसर। चलिए बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, हीमोग्लोबिन यानी साइंस का प्रश्न है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, दूसरा कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। देखिए यह लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और महिलाओं में आमतौर पर पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन का स्तर अधिक होता है। हीमोग्लोबिन को कैपिटल एच और स्मॉल वी से इसका प्रतीक चिन्ह है। ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा उल्टा लिखा है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक है, तो केवल एक। देखिए हीमोग्लोबिन यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को वापस फेफड़ों में लाता है, तो पहला वाला सही हो गया। यह 4 प्रोटीन अणुओं से बना है जो एक साथ जुड़े हुए हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक अस्थिर प्रतिवर्ती बंधन बनाता है। ऑक्सीजन युक्त अवस्था में इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है और यह चमकीला लाल होता है। छोटी अवस्था में यह बैंगनी नीला होता है। यह आरबीसी के आकार को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। पुरुषों में आमतौर पर महिलाओं की तुलना में इसका स्तर अधिक होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्या था स्टेटमेंट, हमने उल्टा बोल दिया क्या कुछ। देखिए महिलाओं में आमतौर पर पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन का स्तर अधिक होता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, हीमोग्लोबिन का स्तर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। पुरुषों में आमतौर पर महिलाओं की तुलना में इसका स्तर अधिक होता है। हाँ ठीक है, पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में कम। और ऊपर क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। महिलाओं में आमतौर पर पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन गलत है, दूसरा वाला कम होता है।
चलिए नंबर 16 पर आ जाइए। ये 16 नंबर का प्रश्न है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में दो कथन है यहाँ पर। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भारत के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित एक ग्रामीण सहकारी बैंक हैं। वे प्राथमिक ऋण सहकारी समिति और राज्य सहकारी समिति के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भारत के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर कार्यरत एक ग्रामीण सहकारी बैंक है, तो पहला सही हो गया। इसकी स्थापना जो है कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग प्रदान करने के लिए की गई और इसकी शाखाएं मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। जिला केंद्र सहकारी बैंक जिले की सभी सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है और सहकारी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गतिविधियों का संचालन और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। वे प्राथमिक ऋण सहकारी समिति और राज्य सहकारी बैंक के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। देखिए, जिला स्तर पर जिला केंद्र सहकारी बैंक राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और इस बैंक में शैक्षणिक संस्थानों, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों आदि के खाते हैं। 17वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के संबंध में दो कथन है। भारत में 10 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। यहीं एलिमिनेट कर देते हैं इसको, 10 नहीं है 12 हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय है डेनमार्क के कोपेनहेगन में। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो भारत में 10 नहीं, 11 नहीं, बल्कि 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, मरीना और सतत पर्यटन नौकाओं के लिए दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है, जिसका मुख्यालय डेनमार्क के कोपेनहेगन में। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में फ्रांस में और वर्ष 2001 से इसे यूरोप के बाहर लागू किया गया। तो इसके अनुसार भारत में कितने? 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संबंध में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जीडीपी किसी विशेष वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, जिसमें उत्पादों पर कर और सब्सिडी शामिल नहीं है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ठीक है एकदम, लेकिन इसमें उत्पादों पर कर और सब्सिडी भी तो शामिल है। ये गलत हो गया, इसकी वजह से पूरा कटेगा। अभी ये पूरी लाइन कटेगी। ये नाम मात्र जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि उत्पादन और कीमतों दोनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि को मापने में मदद करती है। नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी, वृद्धि उत्पादन और कीमतों दोनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय वृद्धि को मापने में मदद करती है। दूसरा वाला सही है केवल। देखिए, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, जिसमें उत्पादों पर सभी कर और सब्सिडी शामिल है। पहला स्टेटमेंट कर रहा था, नहीं है तो गलत है वो। ठीक है, और ये दूसरा वाला सही है, पढ़ सकते हो उसको आप। बहुत बड़ा होने वाला है टेस्ट ये। क्वेश्चन नंबर 19 करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यह है खेल और यह है खेल संबंधित शब्दावलियां, मैच कर दीजिए इनको। यह है आपके कूट। होल इन वन, लेग फॉर विकेट, येलो कार्ड, रेड कार्ड, डबल फॉल्ट। LBW है वो, LBW, लेग बिफोर विकेट। इसको तो क्रिकेट। ए का हो गया 2, तो एलिमिनेट हो रहा है क्या? ए का 2, जो नहीं हो रहा उसको हटा दो। 2 में है ए का 2। और होल इन वन गोल्फ से हो गया। ठीक है, तो अभी तक बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। डबल फॉल्ट चलता है टेनिस में और फुटबॉल में, येलो और रेड कार्ड। तो इसका हो गया बी, 2 1 4 3। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ खिलाड़ियों का नाम यहाँ खेल देकर भी पूछा जा सकता है। तो खेल है क्रिकेट, लेग बिफोर विकेट LBW होता है इसमें।
गोल्फ में होल इन वन, टेनिस में डबल फॉल्ट, फुटबॉल में येलो रेड कार्ड। अब हम चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 अपना, जिप्सम उत्पादन में भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। शीर्ष राज्य कौन सा है जिप्सम के उत्पादन में? राजस्थान है। देखिए, जिप्सम उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है भारत का वो है राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन में नहीं होता तो तमिलनाडु, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, तीसरे पर, चौथे पर गुजरात। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर। धन्यवाद।